themes in the Tempest. What are the different themes in the Tempest? Tempest में मुख्तलिफ themes कौन से हैं? बच्चे, पहला जो थीम इसके अंदर मौजूद है वो है आर्ट एंड कल्चर के हवाले से, आर्ट एंड कल्चर। सेकंड थीम बच्चे हमारे पास है कंट्रास्टिंग रीजन्स, ये इसको आप कह सकते हैं थीम्स ऑफ डिस्कवरी। पहला थीम हमने क्या है, आर्ट एंड कल्चर, और सेकंड हम बात कर रहे हैं वो है कंट्रास्टिंग रीजन्स या थीम ऑफ डिस्कवरी। थर्ड बचे है फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट या फ्रीडम एंड इम्प्रिजनमेंट, ये थर्ड बेसिक थीम है हमारा। फोर्थ बच्चे हमारे पास थीम है मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड, मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड। फिफ्थ बच्चे थीम है हमारे पास बेट्रेयल, बेट्रेयल जिसे आप धोखा कहते हैं, बेट्रेयल। फिर है बच्चे कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, ये इस पे अलग क्वेश्चन भी आ जाता है थीम ऑफ फॉरगिवनेस पे। तो सारा जो आपका प्ले है वो बेसिकली तो फॉरगिवनेस पे ही है, एक ज्यादती हुई है और उसके बाद उसका बदला कुछ शायद लिया भी गया है लेकिन मजबूरी तौर पे माफी दे दी गई। फिर बच्चे थीम है हमारे पास द डिवाइन, द डिवाइन। फिर बच्चे हैं वर्जन्स ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी के बारे में हर बंदे का कंसेप्ट डिफरेंट है। जैसे मैं बता रहा हूं, अभी पहले हम बात कर रहे थे कि गोंजालो के नजदीक यही आइलैंड बड़ा पीसफुल है। फिर बच्चे थीम हमारे पास है थीम ऑफ कॉलोनाइजेशन, थीम ऑफ कॉलोनाइजेशन। ये कॉलोनी का एक कंसेप्ट भी दिया गया क्योंकि उस जमाने में भी न्यू डिस्कवरीज हो रही थी जब रेनेसां आया है। तो आपको पता है कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, अर्थ को सर्कमवेनेट किया गया, मैन ने अपने आप को डिस्कवर किया। तो रेनेसां का जो एक थीम है वो थीम ऑफ डिस्कवरी भी है और उस जमाने में थीम ऑफ कॉलोनाइजेशन भी बहरहाल मौजूद है। तो ये हमारे पास वो डिफरेंट थीम्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला बच्चे थीम है आर्ट एंड कल्चर। बिल्कुल आपका जो एंड है, जो एपीलॉग है, आपको पता है प्रोलॉग जो स्टार्ट में होता है प्ले के और एपीलॉग क्या होता है जो एंड पे होता है। आपने ग्रीक ट्रेजेडी पढ़ी है और शेक्सपियर बहुत सारी ग्रीक की ट्रेजेडीज को या अरिस्टोटल के कंसेप्ट को फॉलो करता है काफी हद तक, वो हमने स्टार्ट में बात की। एपीलॉग में बच्चे एक लाइन है, नाउ माय चार्म्स आर ऑल ओवरथ्रोन एंड व्हाट स्ट्रेंथ आई हैव माय ओन। तो जो मैजिशियन है बच्चे प्रोस्पेरो, इन द एंड ही इज रिटायर्ड। अब वो क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया। ही हैज थ्रोन अवे हिज बुक्स, अपनी बुक्स को उसने अलहदा कर दिया। तो एक इसमें थीम जो बड़ा बनता है वो ये है कि सिंबॉलिकली प्रोस्पेरो रिप्रेजेंट्स शेक्सपियर एंड शेक्सपियर हैज बेसिकली said goodbye to the stage and theatre and writings. शेक्सपियर ने बच्चे क्या किया है, ड्रामा को, थिएटर को, इन तमाम को क्या कर दिया है उसने बच्चे, एंड कर दिया, इख्तिताम कर दिया है, क्योंकि ये शेक्सपियर का लास्ट प्ले है और इसके बाद शेक्सपियर ने कोई भी प्ले जो है वो नहीं लिखा। 1610 में लिखा है और ये लास्ट प्ले है। फिर बच्चे जो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कंट्रास्टिंग रीजन्स की, सेकंड थीम है हमारा कंट्रास्टिंग रीजन्स या थीम ऑफ डिस्कवरी। आप देख लें कि दो रीजन्स में डिवाइड किया गया है, एक अर्थ है और दूसरा हमारे पास क्या है, आइलैंड, एंड बोथ आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। अर्थ पे आप देखते हैं कि सिविलाइजेशन है, जबकि आइलैंड पे क्या है, विल्डरनेस। तो इसी के साथ मैं आपको कह रहा था कि थीम ऑफ डिस्कवरी भी मौजूद है, क्योंकि डिस्कवरी के हवाले से ये बात बड़ी ही क्लियर है कि उस जमाने में डिस्कवरीज हो रही थी और शेक्सपियर भी बहरहाल ऐसा लगता है कि ये थीम देना चाहता है, क्योंकि जब प्रोस्पेरो इस आता है आइलैंड पे तो वो इस आइलैंड को बेसिकली नई तरह से डिस्कवर करता है। फिर सिर्फ वो डिस्कवर नहीं करता बच्चे,
थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि मिरांडा अपने वाले से पूछती है कि आप इस शिप को ऐसा क्यों कर रहे हैं? Why are you trying to destroy the ship? What is the problem? इशू क्या है? तो वो उसे बताता है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो मिरांडा डिस्कवरी के उसे भी डिस्कवरी होती है कि उसके साथ मतलब ये लोग कौन है और उन्होंने उसके फादर को क्या किया है। इस तरह मिरांडा को ये भी डिस्कवरी होती है कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते हैं। जब फर्डिनेंड उसके पास आता है तो वो भी एक डिस्कवरी का एलिमेंट मौजूद है। तो थीम ऑफ डिस्कवरी बच्चे आप देखेंगे कि इस प्ले के अंदर मौजूद है और बार बार उसका जिक्र किया गया है। फिर बच्चे ये तो मेन है हमारा फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट। आप देखें ना, पहले बुनियादी तौर पर जब आइलैंड पे आ गया बेचारा प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा के साथ, तो बेसिकली वो क्या हुआ है, एक जगह पे इम्प्रिजन हो गया, कैद हो गया। उसकी फ्रीडम को क्या किया गया है, असर्व कर लिया गया है। लेकिन वो भी फिर वहां आके क्या करता है, वो जो विच है उसके साथ कंपीट करता है, उसको मार डालता है। और फिर जो एरियल है और कैलेबन है, उन दोनों को क्या करता है बच्चे, उन दोनों को बुनियादी तौर पर कैद कर लेता है, उनको गुलाम बना लेता है। तो अब वो इम्प्रिजनमेंट में आ गए हैं। फिर बच्चे जो अलेंसो है, सेबेस्टियन है या एंटोनिया है, अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, ये सारे बुनियादी तौर पर कहां पे आ जाते हैं, उसी आइलैंड पे आ जाते हैं। जब उसी आइलैंड पे आ जाते हैं, वो भी वहां आके क्या हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। तो इम्प्रिजनमेंट बच्चे दो किस्म की है, एक फिग्यूरेटिव है और एक लिटरल है। फिग्यूरेटिव तो आपको पता चल गया कि एक आजादी है और एक कैद है। आजादी उनकी एक की सल्ब हो गई, दूसरे की सलब हो गई, उसको उन्होंने कैद कर लिया, मुकैयद कर लिया, कैलेबन को और एरियल को। इसी तरह उसने कैद कर लिया इन तमाम जितने भी लोग थे, एंटोनियो, सेबेस्टियन, अलोंसो, इसके अलावा जो जेस्टर है, जो बटलर है, गोंजालो है, उन तमाम को उसने वहां पे कैद कर लिया, फर्डिनेंड है। लेकिन आप देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारा मेन कैरेक्टर है प्रोस्पेरो, वो भी तो एक ख्यालात में गर्क है, एक अपने जज्बे के अंदर कैद है। और वो जज्बा उसका कौन सा जज्बा है, इंतकाम का जज्बा है जो उसके अंदर पाया जाता है। तो लिटरल अंदाज में आप ये भी कह सकते हैं कि बहरहाल वो अपनी उस इंतकाम के जज्बे के अंदर मुकैयद है और इन द एंड हम देखते हैं कि वो उससे आजादी हासिल कर लेता है। तो थीम जो है फ्रीडम और कन्फाइनमेंट, ये दोनों थीम भी साथ साथ मौजूद। फिर बच्चे थीम है मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड। ये बड़ा दिलचस्प एक थीम है। एक तो ये है कि इंसान क्या यहाँ पे जमीन पे बेहतर जिंदगी गुजार रहा है, या जब वो आइलैंड पे चला जाता है तो वहां पे बेहतर जिंदगी जीने लग जाता है। एक चीज तो ये अंदाजा होती है कि मैन इज सुपीरियर टू ऑल द क्रिएशन, टू ऑल द क्रीचर्स क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी। जितनी मखलूकात हैं उनमें से सबसे बेहतर क्या है, इंसान है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि वो विच को डिफीट कर देता है और उस आइलैंड पे जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है जहां पे उससे पहले कोई इंसान नहीं होता, और स्पिरिट्स को कैप्चर कर लेता है। इसका मतलब है कि इंसान जो है वो सुप्रीम है और जिसको भी चाहे कैद कर सकता है या जहां पे भी चाहे बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। अब अगला सवाल ये आता है कि इसका मतलब है कि इंसान जब गार्डन ऑफ ईडन से आया तो उसने जमीन को खुद ही सिविलाइज्ड बनाया। यही वजह है कि जब वो यहाँ पे आया है आइलैंड पे, प्रोस्पेरो भी एक ह्यूमन बीइंग है, आप लार्जर लेवल पे देखेंगे, तो उसने भी क्या किया है, जिंदगी को बड़ा बेहतर बना लिया और जीने का ढंग सीख लिया और बड़ी अच्छी तरीके से लाइफ गुजारता है। तो क्या ये इंसान के नसीब में है कि जहां भी वो जाता है वहां पे वो सिविलाइजेशन क्रिएट कर सकता है और क्रिएट कर लेता है?
तो ये बात भी, ये थीम भी कहीं ना कहीं मौजूद है। फिर बच्चे थीम ऑफ बट्रेल, ये तो पहले है, धोखा, लॉयल्टी एंड बिट्रेयल, ये तो साथ साथ है। आप देखें जो प्रॉस्पेरो है वो ड्यूक है मिलान का, और बुक से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, नॉलेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो उसने अपनी सारी पावर्स जो थी वो किसको दे दी थी? अपने भाई एंटोनियो को दे दी थी। लेकिन एंटोनियो के पास जैसे ही पावर आई, इसको आप बच्चे बेट्रेयल एंड लॉयल्टी कर लें या पावर एंड एक्सप्लॉयटेशन कर लें, बात एक ही है, अंदाज बदल जाएगा, बात एक ही है, वर्ड्स बदले हैं जस्ट, पावर एंड एक्सप्लॉयटेशन भी वही है। तो वो अपनी पावर्स उसको दे देता है, जैसे ही पावर्स देता है फौरन वो उसको बेट्रे कर देता है। बाद में आप देखते हैं कि ये जो सेबेस्टियन है, जो अलोंसो का भाई है, वो भी यही करना चाहता है। वो भी चाहता है कि मैं अपने भाई को कत्ल कर दूं और खुद बादशाह बन जाऊं, किंग ऑफ नेपल्स बन जाऊं। इसी तरह बच्चे आप देखते हैं कि जो कैलेबन है वो भी बिट्रेल करना चाहता है, वो भी किसी न किसी तरह चाहता है कि मैं अपने प्रोस्पेरो को, उसको मार डालूं, जो मेरा मालिक है, जिसने मुझे कैद किया हुआ है, जो मेरी माँ का कातिल है, और आराम से जिंदगी गुजारूं, फ्री हो जाऊं। इस तरह बच्चे लॉयल्टी भी इसके साथ थीम मौजूद है, बेट्रेल के साथ साथ। एरियल है तो बड़ी ही लॉयल स्पिरिट है, जो काम उसे प्रोस्पेरो कहता है वो काम वो करती है, चाहे वो स्टॉर्म लाने की बात है, चाहे वो उसके खिलाफ कोई इवल प्लॉट कर रहा हो उसको खत्म करने की बात है, चाहे बाकी जितने भी टास्क वो उसे देता है वो सारे टास्क उसके फुलफिल करता है, जो स्पिरिट है एरियल। गुंजालो जब आप देखते हैं तो गुंजालो बड़ा लॉयल है, वो अपनी हद तक जितनी भी कर सकता है, पहले भी उसने प्रॉस्पेरो की हेल्प की है, उसकी बुक्स जो है वो उसी ने रखी है बोट में या शिप में, उसी के बाद उसी ने ऐसा किया है कि वो पानी वगैरह खुराक वगैरह कुछ रखी है, जहां पे आके भी वो जिंदगी की पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखता है। तो जहां पे बेट्रेयल मौजूद है वहां पर साथ साथ लॉयल्टी भी एक थीम इसके साथ मौजूद। फिर बच्चे हमारे पास जो थीम है वो है कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। डेफिनेटली आप देखते हैं कि जो प्रोस्पेरो है वो इस सारे शिप को तबाह इसी वजह से करता है, उन सबको अपने आइलैंड पे ले ही इसी वजह से आता है कि वो चाहता है कि मैं इनको सजा दूं, इनसे बदला लूं, इनसे इंतकाम लूं। कैलेबन भी अभी मैंने बात की थी, यही कुछ चाहता है कि मैं इनसे इंतकाम लूं, बदला लूं। लेकिन बहरहाल इन द एंड जो फॉरगिवनेस होती है वो प्रीवेल कर जाती है। थीम ऑफ फॉरगिवनेस को दिखाया गया है, जैसा कि बड़ी खूबसूरत एक लाइन है शेक्सपियर ने लिखी है, द रेयर एक्शन, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस। ये इसी प्ले के अंदर है, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस। तो असल वो कहते हैं जो नायाब काम है वो तो नेकी है, वो तो भलाई है, वो बदला नहीं है, वो इंतकाम नहीं। तो मर्सी एंड फॉरगिवनेस जो है वो ये शेक्सपियर ने थीम्स यूज किए हैं अपने 4 प्लेस के अंदर यूज किए हैं, टेम्पस भी उसमें से एक है। बाकी मिड समर ड्रीम भी है, विंटर नाइट्स ड्रीम भी है, नहीं विंटर स्टेल भी है, 2 हो गए और एक आध और है, जिसमें मर्सी और फॉरगिवनेस का थीम जो है ये साथ साथ दिया गया है। तो इन द एंड आप देखते हैं कि प्रोस्पेरो जो है वो सबको फॉरगिव कर देता है। मिरांडा जो है उसको अगर आप देखें तो वो बड़ी एम्फेटिक है, एम्पैथी शो करती है, सिंपैथी से थोड़ा अगला कैटेगरी है एम्पैथी। एम्पैथी या लव शो करती है फर्डिनेंड की तरफ, बाकियों से भी उसे थोड़ी मर्सी है। एरियल जो है वो बड़ा मर्सी को शो करती है, जो स्पिरिट है एरियल। आप देखते हैं कि जब वो सेबेस्टियन मारना चाहता है अपने भाई अलोंसो को,
तो वो उसको जगा देती है ताकि वो मरे नहीं। इसी तरह जब कैलेबन और जेस्टर और बटलर मिलके प्लान कर रहे होते हैं इसके खिलाफ, तो उनको भी वो आके बताती है अपने मालिक को। गंजालो जो है उसकी आप थॉटफुलनेस देखिए कि वो कितना फिक्र अंगेज है, कितना सोचो विचार का मालिक है और किस तरह चीजों को एनालाइज करता है। तो फॉरगिवनेस की तरफ, वो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ बात। फिर बच्चे एक और थीम है हमारे पास जिसे कहते हैं वर्जन्स ऑफ रियलिटी। क्या मतलब कि एवरीबॉडी परसीव्स द रियलिटी इन हिज ओन वे। हर बंदा अपने अंदाज से हकीकत को देखता है। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव सोचता है और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव सोचता है। आपके सामने फिर गोंजालो की मिसाल आएगी। वो इतनी सूरत हाल में भी, इतनी नेगेटिव सिचुएशन में जहां पे शिप तबाह हो गया है, अब वो घर जा नहीं सकते हैं, आइलैंड पे फंस गए हैं, बट स्टिल ही बिलीव्स दैट दिस इज अ वेरी पीसफुल आइलैंड। बड़ी खूबसूरत दुनिया है ये, बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे रहना चाहिए। आप देखते हैं कि बच्चे जो एंटोनियो और सेबेस्टियन है, ये दोनों क्योंकि खुद नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली हर वक्त नेगेटिव थॉट्स इनके अंदर प्रीवेल किए रहते। इस तरह जो एरियल है वो खुद पॉजिटिव है, हर वक्त पॉजिटिविटी उसके अंदर आती है। और ये जो न्यू अराइवल्स बच्चे आए हैं, ये जो एंटोनियो, सेबेस्टियन, अलोंसो और उनके साथ बटलर और जेस्टर, फर्डिनेंड, इन तमाम को रियलिटी का पता ही नहीं लगता। इन्हें समझ ही नहीं आती कि सच क्या है और झूठ क्या है। देखे ना, वो तमाम चीजों को अभी तक सच गिनते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये मैजिक का यूज किया गया है। वो समझ रहे हैं कि सब कुछ सच है, चाहे उन्हें वहां पे गॉड्स की शक्ल में चीजें नजर आती है, चाहे हार्पी की शक्ल में नजर आती है, ठीक है, या वैसे वो देख रहे हैं हर चीज को तो वो सच मान रहे हैं। तो हर बंदा जो देखता है वही उसके लिए सच होता है, और जरूरी नहीं कि वो पूरा सच हो। हर बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, उसी से वो चीजों को देखता है। इस तरह हम कहते हैं कि एवरीथिंग सीम्स येलो टू द जॉन्डिस्ड आई। जिस बंदे को यरकान है उसको तो हर चीज येलो ही नजर आनी है। तो जब आप तासब की नजर से कुछ देखते हैं, जॉन्डिस्ड आई से यहाँ पे मुराद है, तो हर चीज आपको येलो ही नजर आती है। तो ये एक थीम है। इसके साथ बच्चे एक थीम ऑफ कॉलोनाइजेशन भी है। कॉलोनी, बुनियादी तौर पर आइलैंड किसका है? विच का है, साइकोरेक्स का है, स्पिरिट्स का है। कॉलोनी उनकी है, इनहेबिटेंट्स वो है, ठीक है, नेटिव वो है। लेकिन आप देखते हैं कि जो नया आता है, जो बाहर से आता है, प्रोस्पेरो, वो कॉलोनी को कैप्चर कर लेता है। वो कॉलोनाइजर का जो मेन हेड है उसको मार डालता है। कैलेबन को भी अगले दिखाया गया है। अब जो कॉलोनाइजर है, जैसे कैलेबन ही क्यों नहीं है? बुनियादी तौर पे वही है क्योंकि वो उसका बेटा है, वो वहां की जनरेशन है, उसके अंदर इंतकाम है, उसके अंदर बदला है, उसके अंदर एनमिटी है, लेकिन वो कुछ भी करने से महरूम है। तो जो कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइजर का फर्क होता है वो मौजूद है। कॉलोनाइजर प्रोस्पेरो है और कॉलोनाइज्ड कौन है? वो बेचारा कैलेबन है। तो ये एक थीम जो, क्योंकि उस जमाने में जो ब्रिटेन है उसने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को कैप्चर किया हुआ था, कॉलोनी बनाया हुआ था, तो ये एक थीम साथ मौजूद है कि वो सुपीरियर है, हर चीज को काबू कर सकते हैं। और जो वहां पे मौजूद लोग हैं वो अपने लिए उस तरह चीजों को सरवाइव नहीं कर सकते, वो सिर्फ एनस्लेव हो सकते हैं, गुलाम उनको बनाया जा सकता है। वो बदसूरत भी है और उनके पास कोई टेक्निक्स भी नहीं है और वो चीजों को एनालाइज करना भी नहीं जानते हैं, इल्म भी उनके पास नहीं। तो ये सारी बातें भी साथ एक थीम मौजूद। जस्टिस के हवाले से भी एक थीम है, थीम ऑफ जस्टिस या इल्यूजन ऑफ जस्टिस भी है बच्चे। कि वैसे तो जस्टिस यही है कि उसके साथ बुरा हुआ, प्रोस्पेरो के साथ, तो इनके साथ बुरा होना चाहिए। लेकिन आप अपने लिए जस्टिस चाहते हैं और आप दूसरों को मतलब है नुकसान पहुंचा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। तो ये एक साथ साथ बहरहाल एक थीम ये भी मौजूद है। तो ये वो तमाम थीम्स हैं बच्चे जो हमारे पास इस प्ले के अंदर है, जिसमें थीम ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, थीम ऑफ डिस्कवरी है, उसके बाद कंट्रास्टिंग रीजन्स है, उसके बाद बच्चे फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट है, पावर एंड एक्सप्लॉयटेशन है,
मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड है, बिट्रेयल एंड लॉयल्टी है। फिर हम देखते हैं कि थीम ऑफ वर्जन्स ऑफ डिफरेंट रियलिटीज है। फिर बच्चे कंपैशन एंड फॉरगिवनेस है। और लास्ट थीम हमने बात की है बच्चे, थीम ऑफ कॉलोनाइजेशन है। तो ये वो तमाम थीम्स हैं जो इस प्ले के अंदर मौजूद है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।